हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आपके लिए एमपी वर्ग 3 2020 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा दोस्तों आज का हिंदी पेडागोजी का। हिंदी शिक्षण शास्त्र की जो विधियाँ हैं उन पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एमपी वर्ग 3 के लिए स्पेशल बनाया गया वीडियो है, लेकिन आप अन्य टेट्स के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि सभी टेट्स में शिक्षण विधियाँ जो पेडागोजी होती है वो समान रहती है। तो आप अन्य टेट्स के लिए भी इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करेंगे ये वीडियो आज की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, पेडागोजी का अर्थ है। पेडागोजी का क्या अर्थ है? होता है ना, इंग्लिश में लिखा होता है कई जगह पेडागोजी, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी। तो आज वही वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी पेडागोजी की। तो पेडागोजी जो होती है उस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसमें पेडागोजी शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो क्या अर्थ होता है, आपके ऑप्शन रहेंगे शिक्षण शास्त्र, शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। बताइए जल्दी से पेडागोजी का क्या अर्थ होगा। दोस्तों आप लोग एक काम कीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और उस पर अपने क्वेश्चन टिक करते जाइए कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो इससे पता चलता है लास्ट में हमें कि हमने वीडियो पूरा देखा, उसमें हमने कितने क्वेश्चन टिक कर पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे। आप यही सोचिए कि आप एग्ज़ाम की तरह बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से बताएं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आराम से आप उसको कोई दिक्कत ना हो, टिक करते जाएँ और बाद में कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए बताइए जल्दी से पेडागोजी का क्या अर्थ होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पेडागोजी का अर्थ होता है शिक्षण शास्त्र। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के परिणाम में प्राप्त होता है। सीखने के परिणाम में क्या प्राप्त होता है, आपके ऑप्शन रहेंगे ज्ञान, कौशल, व्यवहार, उपलब्धि। तो बताइए जल्दी से सीखने के परिणाम में क्या प्राप्त होता है, ज्ञान, कौशल, व्यवहार, उपलब्धि। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए इसमें होगा, देखिए सीखने का जब परिणाम प्राप्त होता है, हम कोई भी चीज़ किसी को सिखाते हैं तो उसके परिणाम में हमें प्राप्त होती है उपलब्धि। अगर बच्चा वो सीख जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगी, उपलब्धि। उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे कि उसने इतना सीख लिया, तो ये एक उपलब्धि होती है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है, किससे होता है। आपके ऑप्शन है शिक्षक से, छात्र से। दो ऑप्शन और हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, थोड़ा छोटा कर रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे है। हाँ चलिए अब बता रही हूँ, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण के संबंध, सिद्धांतों का जो प्रस्तुतिकरण होता है उसका संबंध प्रमुख रूप से किससे होता है, शिक्षक से, छात्र से, और तीसरा ऑप्शन है कक्षा के वातावरण से, और फोर्थ ऑप्शन है गतिविधियों से। तो बताएं जल्दी से किससे होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, शिक्षक से। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षक से होता है। आगे बढ़ेंगे अब हम। अब देखिए अब क्लियर दिख जाएगा आप लोगों को, शायद नहीं दिख पा रहा हो क्योंकि वो जूम करना नहीं कर पा रहे थे, उसको छोटा था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, ऑप्शन पूरे नहीं लिए मैंने, इस ब्रश का थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। यस अब सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाचन कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाचन कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे निसंकोच रूप से शैक्षिक समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करने में, या सेकंड ऑप्शन है विभिन्न भाषाई विधाओं को प्रस्तुतिकरण करने में, या तीसरा ऑप्शन है आ बा दोनों, या फोर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएं जल्दी से क्या होगा। वाचन कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए निसंकोच रूप से जो भी शैक्षिक समस्या उनका प्रस्तुतिकरण करने में किया जाएगा वाचन कौशल होता है, यानी मुंह से बोल के वाचन करना। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है विभिन्न भाषाई विधाओं को प्रस्तुत करना, बिल्कुल होगा, वो भी वाचन कौशल में ही आ जाएगा। तो दोनों ही होंगे ये, क्योंकि वाचन कौशल का अर्थ ही होता है कि मुँह से बोलना, वाचन यानी बोलना। तो ये राइट आंसर होगा इसमें सी, आ और बात दोनों जिसमें है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल वाक्यों की रचना करना सीखने का संबंध है। सरल वाक्यों की रचना करना सीखने का संबंध है। आपके ऑप्शन रहेंगे पठन कौशल से, वाचन कौशल से, श्रवण कौशल से, या व्याकरण से। बताइए जल्दी से किससे रहेगा। क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ मैं,
सरल वाक्यों की रचना करना सीखने का संबंध किससे है? सरल वाक्यों की जो रचना करते हैं उनका संबंध किससे है? पढ़ने से, बोलने से, सुनने से या व्याकरण से? तो देखिए, सरल वाक्य होते हैं, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये आप लोगों ने व्याकरण में पढ़ा होगा कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, साधारण, मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य अलग होते हैं, रचना के आधार पर अलग होते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य हम जो पढ़ेंगे, ये सरल वाक्य, मिश्र वाक्य जो भी दिया हो, तो वाक्यों की बात की गई है, वाक्यों की रचना तो हम किस आधार पर करेंगे? व्याकरण से। ठीक है, उसका संबंध किससे होगा? व्याकरण से। हम बिना व्याकरण के नहीं बता सकते। ठीक है, कि सरल वाक्य, कि सिंपल वाक्य, किस तरह के का वाक्य, तो उसके लिए हम नहीं बता सकते। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ब्राह्म चिन्हों के प्रयोग से संभव होता है। ब्राह्म चिन्हों के प्रयोग से संभव होता है। आपके ऑप्शन रहेंगे प्रभावी लेखन, प्रभावी श्रवण, दक्षता विकास या प्रभावी अधिगम। बताइए जल्दी से, ब्राह्म चिन्हों के प्रयोग से संभव होता है प्रभावी लेखन, प्रभावी श्रवण, दक्षता विकास या प्रभावी अधिगम। तो क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? बताएं जल्दी से। ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग से होता है संभव प्रभावी लेखन। हम एक अच्छा लेख लिखेंगे तो हमें उसमें ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो वो एक अच्छा लेख माना जाता है। तो ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग संभव होता है प्रभावी लेखन में। ठीक है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 52 है, वाक्यों की सार्थक रचना में भूमिका होती है। वाक्यों की सार्थक रचना में भूमिका होती है। आपके ऑप्शन है शिक्षण की, अधिगम की, शिक्षण अधिगम की या व्याकरण शिक्षण की। बताइए जल्दी से, वाक्यों की सार्थक रचना में किसकी भूमिका होती है? देखिए, ये क्वेश्चन भी अभी अपन ने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि सरल वाक्य वाला, तो उसमें भी वाक्यों के बारे में दिया था। तो इसमें रचना, वाक्यों की जो सार्थक रचना करेंगे उसमें किसकी भूमिका होगी? तो उसमें भूमिका होगी व्याकरण शिक्षण की। ठीक है, इसमें भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। बस समझने की चीज़ है, बाकी उनमें है कुछ नहीं क्वेश्चनों में। और शिक्षण विधि होती है या शिक्षण शास्त्र होता है, इनमें बस पढ़ने पढ़ाने के बारे में ही हमें ध्यान रखना होता है। और बालक को ही केंद्र मान के हमें उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम या जो भी है सब उसी के अनुसार तालमेल बिठा के हमें बस उनको हल करना होता है। तो आप लोग बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप लोगों को बस ध्यान से उस पर गौर करना है और कुछ नहीं है, बस समझने की बात है थोड़ी सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट है, व्याकरण भाषा का है। व्याकरण भाषा का क्या है? आपके ऑप्शन है आत्म तत्व, सामान्य तत्व, कठिन तत्व या सरल तत्व। व्याकरण भाषा का क्या है? आपके ऑप्शन है आत्म तत्व, सामान्य तत्व, कठिन तत्व या सरल तत्व। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसमें। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा आत्म तत्व। व्याकरण को भाषा का आत्म तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा आत्म तत्व। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति, भय एवं संकोच का होना कारण बनता है। आपके ऑप्शन है अशुद्ध लेखन का, अशुद्ध श्रवण का, अशुद्ध उच्चारण का या ज्ञान के अभाव का। बताइए जल्दी से, जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है उसमें भय एवं संकोच होना किस चीज़ का कारण बन जाता है छात्रों में? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन मैंने रख दिए, देख लीजिए एक बार जल्दी से, और जल्दी से बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अशुद्ध उच्चारण का। अगर बच्चा बोलने में संकोच करता है या भय करता है, उसे डर होता है, तो वह अशुद्ध उच्चारण कर पाएगा, क्योंकि वो बोलेगा ही नहीं किसी से या बहुत कम बोलता है। तो वह बार बार, जब कोई चीज़ नहीं आती है हम उसको बार बार प्रयास करते हैं तभी तो सीखते हैं। जब वो बोलेगा ही नहीं बार बार तो वो सीखेगा कैसे? तो उसका उच्चारण कैसा होगा? अशुद्ध होगा, क्योंकि वो कभी कभार ही बोलता है या कम बोलता है, जो कठिन वर्ड है उनको नहीं बोलना सीख पा रहा है, तो वो उसका अशुद्ध उच्चारण में जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अक्लानी एवं तुतलानी की प्रक्रिया का कारण मानी जाती है। किसका कारण मानी जाती है अक्लानी एवं तुतलानी की प्रक्रिया? आपके ऑप्शन रहेंगे शारीरिक विकृति का, भय का, संकोच का, अज्ञानता का। तो बताएं जल्दी से, सभी को पता होगा कि ये शारीरिक विकृति होगी, क्योंकि इसमें भय, संकोच और अज्ञानता कुछ नहीं मायने रखती, क्योंकि अक्लाने और तुतलाने की प्रक्रिया वो शारीरिक विकृति है, उसकी शारीरिक प्रॉब्लम है। क्योंकि कोई बच्चा बोल नहीं पाता है या जो भी है, तो वो उसकी शारीरिक प्रॉब्लम होगी, ना कि वो भय या संकोच या कोई उसमें ज्ञान की कमी है इस वजह से नहीं बोल पा रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शारीरिक विकृति, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक के अशुद्ध उच्चारण के परिणाम स्वरूप छात्र करते हैं। शिक्षक के अशुद्ध उच्चारण के परिणाम स्वरूप छात्र करते हैं। आपके ऑप्शन है अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध लेखन, आवाज़ दोनों, व्याकरण संबंधी त्रुटियां। तो जल्दी से बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर टीचर ही अशुद्ध उच्चारण करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप छात्र भी अशुद्ध उच्चारण करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर टीचर कोई शब्द को गलत बोलता है तो उस शब्द को बच्चे भी वही सीखेंगे, और फिर अगर टीचर बोलता है तो बच्चे भी गलत लिखेंगे भी। तो अगर वो बोलेगा कोई टीचर गलत शब्द बोल रहा है तो बच्चे भी बिल्कुल गलत पढ़ेंगे भी और उसको लिखेंगे भी। तो आ और बात दोनों हो जाएंगे, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निरर्थक एवं सार्थक शब्दों का संयुक्त उदाहरण है। निरर्थक एवं सार्थक शब्दों का संयुक्त उदाहरण है, आपके ऑप्शन है पानी फानी, घूमना घामना, आवाज दोनों, या मनमोहन। तो बताएं जल्दी से, निरर्थक शब्द भी हो जिसमें सार्थक शब्द भी हो, तो उसका संयुक्त उदाहरण कौन सा होगा। ये व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आप लोगों के, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो इसमें देखिए, पानी सार्थक शब्द है और फानी निरर्थक शब्द है, घूमना सार्थक है, घामना निरर्थक है, और मन और मोहन ये दोनों ही सार्थक हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। इसमें पूछा गया एक निरर्थक हो एक सार्थक हो, तो कौन सा होगा हमारा, और बात दोनों, इसमें भी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आदर्श वाचन का आत्म तत्व है। आदर्श वाचन का आत्म तत्व क्या है, आपके ऑप्शन रहेंगे शुद्ध उच्चारण एवं आरोह अवरोहन के साथ वाचन करना, व्याकरण का ज्ञान होना, वर्तनी का ज्ञान होना, या अभिव्यक्ति का ज्ञान होना। तो बताएं जल्दी से, आदर्श वाचन का आत्म तत्व क्या है। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए राइट, इसमें राइट होना चाहिए ए ऑप्शन, शुद्धोच्चारण एवं आरोह अवरोह के साथ वाचन, यानी कब जल्दी बोलना है, कब धीमे बोलना है, कब स्पीड में, या फिर ये कहें कि कब मतलब तेज़ आवाज़ में बोलना है, ऊंचा या नीचा, मतलब उस हिसाब से, सुर के हिसाब से किस तरह से बात करना या बोलना गाना, उस हिसाब से आदर्श वाचन का आत्म तत्व हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शिरोरेखा की अपेक्षा संबंधी दोष को दूर किया जा सकता है। शिरोरेखा की उपेक्षा संबंधी दोष को दूर किया जा सकता है, आपके ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, आवाज दोनों, या उच्च स्तर पर। बताएं जल्दी से, किस स्तर पर दूर किया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, कोई भी समस्या है बच्चों की छोटी मोटी, तो हम उन्हें प्राथमिक स्तर पर ही दूर कर सकते हैं। अगर प्राथमिक स्तर पर हमने दूर नहीं की, तो बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुंच जाएंगे, फिर माध्यमिक स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो उन्हें धीमे धीमे वही गलती की आदत पड़ जाएगी, फिर वो राइट नहीं लिख पाएंगे, ना ही पढ़ पाएंगे, वो उसी चीज़ को ध्यान करते रहेंगे और उनका फिर वही चलता रहेगा, वो बहुत कम सीख पाएंगे, क्योंकि बचपन में ही हमें बच्चों की गलतियों को सुधार करके सिखाना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशलों के विकास के लिए आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। कौशलों के विकास के लिए आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए, आपके ऑप्शन है छात्रों का मानसिक स्तर, छात्रों की रुचि एवं योग्यता, आवाज दोनों, या छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो बताइए, कौशलों के विकास के लिए आवश्यक रूप से किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा छात्रों का मानसिक स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए, छात्रों की रुचि की योग्यता का ध्यान भी रखना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ और बा दोनों दिए हैं, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन, ये पैराग्राफ दिया था उसका क्वेश्चन आ गया, आप लोगों के पास पैराग्राफ नहीं है, तो हम उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। 46 शुरू करेंगे, सीखना एवं उपलब्धि एक दूसरे से संबंधित है। सीखना एवं उपलब्धि एक दूसरे से संबंधित है, आपके ऑप्शन रहेंगे घनिष्ठ रूप से, सामान्य रूप से, असामान्य रूप से, कोई संबंध नहीं है। देखिए, जो ऊपर क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, उस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि वो एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, पैराग्राफ में से आप लोगों को ढूंढ के बताना है। तो पैराग्राफ मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिखा सकती, क्योंकि काफ़ी बड़ा पैराग्राफ रहता है, फिर पैराग्राफ दिखाऊंगी फिर तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्वेश्चन दिखाऊंगी तो पैराग्राफ नहीं दिखा पाऊंगी, तो इसीलिए वो स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, पैराग्राफ 15 क्वेश्चन आएंगे पैराग्राफ से, जो एक गद्यांश और पद्यांश होगा हिंदी में, तो वो आप लोगों को वो तैयारी स्वयं करनी है, या बुक वगैरह से पढ़ते रहिए। मैं आपको केवल पेडागोजी पढ़ा रही हूँ, जो 15 नंबर की आएगी। ठीक है, बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सीखना एवं उपलब्धि एक दूसरे से संबंधित है, घनिष्ठ रूप से, सामान्य रूप से, असामान्य रूप से, या कोई संबंध नहीं है। बताएं जल्दी से, क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 46 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। किंग्सले एवं गैरी के अनुसार व्यवहार परिवर्तन दोष का क्या कारण है, आपके ऑप्शन है मानव मूल्य, अनुभव, परिस्थितियाँ, या अभ्यास तथा प्रशिक्षण। किंग्सले एवं गैरी के अनुसार व्यवहार परिवर्तन का दोष का क्या कारण है, तो बताएं जल्दी से। ऑप्शन आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। देखिए, चलिए जल्दी से वीडियो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने शेयर कर दें दोस्तों में, प्लीज़ जल्दी से वीडियो जल्दी से शेयर कर दें दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उगा कर ये वीडियो शेयर किया कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये वीडियो मिले और वो भी इतना अपना तैयारी कर सकें। ठीक है, तो बताइए जल्दी से इसका क्या राइट आंसर होगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो ला रहे हैं, आपको ये सब उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप लोग भी कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया, लाइक और शेयर में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, जल्दी से दीजिए। तो चलिए बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। 47 का क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अभ्यास तथा प्रशिक्षण। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा,
शिक्षण के बाल केंद्रित सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षण के बाल केंद्रित सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका होती है। गौड़ न्यूनतम महत्वहीन छात्रों के सहयोगी के रूप में। बताएं जल्दी से। क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आई होप ऑप्शन भी पढ़ लिए होंगे, छोटे छोटे ऑप्शन है, तो बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका होती है छात्र के सहयोगी के रूप में। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को ऑप्शन दिख जाए। ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन प्रवेश पेज पे। ठीक है, क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि आधारित होनी चाहिए। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ। भाषा शिक्षण में चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि आधारित होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है बाल केंद्रीकरण पर, शिक्षक केंद्रीकरण पर, प्रयोग पर या गतिविधियों पर। तो बताएं जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। जो शिक्षण विधि होती है भाषा शिक्षण में वो किस पर आधारित होनी चाहिए। तो 49 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई है, कई बार बताई कि आपको कोई भी चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ ध्यान नहीं रखनी, बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर पूछा जा रहा है कोई भी चीज़ पढ़ाई के बारे में किस पे आधारित होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में बालक केंद्र दिया है तो हमें बाल केंद्र ही रखना है, क्योंकि पाठ्यक्रम या जो चीज़ भी आज की जो शिक्षा है वो बालक केंद्रित या छात्र केंद्रित या हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थी केंद्रित बनाई गई है। तो हमारा राइट आंसर इसमें होगा बाल केंद्रित। ठीक है, बाल केंद्रीकरण पर आधारित होनी चाहिए जो शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि हो या पाठ्यक्रम हो या शिक्षा हो, कोई भी बात पूछी जाए तो बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम, बड़ा कर ले रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। आपके ऑप्शन है शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, वैज्ञानिकता पर, दार्शनिकता पर। तो ये क्या है सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ये शिक्षण सूत्र है, ये विधियों के शिक्षण सूत्र हैं। सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये सब क्या है हमारे शिक्षण सूत्र। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलेंगे हम। शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। श्रवण का, वाचन का, पठन का, लेखन का। बताएं जल्दी से किसका किया जाता है। 51 का आंसर दीजिए। तो देखिए तो इसका राइट आंसर होगा श्रवण का। ठीक है, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस कौशल का विकास होगा, सुनने का, श्रवण कौशल का। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, एक दूसरे को सुनाकर, एक दूसरे से बोलकर, आवाज दोनों। तो बताएं जल्दी से क्या होगा। 52 का आंसर दीजिए जल्दी से। 52 का आंसर क्या हो जाएगा तो हमारा, बताएं जल्दी से। देखिए तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, आ और बात दोनों। ठीक है, कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर और एक दूसरों को सुनाकर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ और बात दोनों। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा प्रमुख रूप से माध्यम है। भाषा प्रमुख रूप से माध्यम है। आपके ऑप्शन है ज्ञान का, विकास का, आध्यात्मिक विकास का या संप्रेषण का। भाषा प्रमुख रूप से किस चीज़ का माध्यम है। तो हमने ऑप्शन आप लोगों के सामने रख दिए हैं, आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से कि क्या होगा इसका राइट आंसर। 53 क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा संप्रेषण का। भाषा प्रमुख रूप से किसका माध्यम है, संप्रेषण का। भाषा का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण। ठीक है, भाषा एक दूसरे से बोलना, बात करना, सुनना, ये सब क्या है, संप्रेषण। तो ये संप्रेषण का माध्यम होता है। तो भाषा प्रमुख रूप से माध्यम होगी संप्रेषण का, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य हैं। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य हैं। आपके ऑप्शन रहेंगे अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, आवाज दोनों या प्रयोग का माध्यम। बताएं जल्दी से, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य हैं, क्या कार्य हैं। 54 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखिए अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम भी है और अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी है। तो राइट ऑप्शन होगा सा ऑप्शन, आ और बात दोनों। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना कार्य है। विज्ञान का, गणित का, इतिहास का, भाषा का। तो बताएं जल्दी से, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना का कार्य करना है, क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, 55 का डी ऑप्शन, भाषा का। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ेंगे, विविधता से युक्त कक्षा कक्ष में शिक्षण करना
माना जाता है? विविधता से युक्त कक्षा कक्ष में शिक्षण करना माना जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे चुनौतीपूर्ण, सरल, सामान्य, कठिनता से भरपूर। विविधता से मतलब है कि एक कक्षा कक्ष जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, विविधता यानी विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के, उस कक्षा कक्ष में शिक्षण कराना कैसा माना जाता है? तो आप लोगों को 56 का आंसर देना है, तो उसका माना जाएगा चुनौतीपूर्ण। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे हैं, कोई का IQ लेवल कैसा है, किसी का IQ लेवल कैसा है, कोई पढ़ने में होशियार है, कोई कैसा है, कोई मंदबुद्धि छात्र है, तो इन सभी के लिए या कोई श्रवण बाधित है, तो इन सभी का शिक्षण कराना एक साथ क्या चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आदर्श वाचन के माध्यम से दूर की जाती है। आदर्श वाचन के माध्यम से दूर की जाती है वाचन संबंधी कठिनाई, पठन संबंधी कठिनाई, आ और बात दोनों, या श्रवण संबंधी कठिनाई। तो बताएं जल्दी से। आदर्श वाचन, मैंने आप लोगों को बताया था कि वाचन से मतलब होता है बोलना। तो आदर्श यानी एक अच्छा वाचन, यानी अच्छी तरीके से बोलना या बात करना, उसका जो माध्यम है वो किससे दूर किया जाता है? आदर्श वाचन के माध्यम से क्या दूर किया जाता है? तो जो वाचन संबंधी कठिनाई होगी और पठन संबंधी कठिनाई, ये दोनों ही हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, और बात दोनों। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वाचन संबंधी कठिनाई और पठन संबंधी कठिनाई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है हमारा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट पे रहे तो दिखाई नहीं देंगे। क्वेश्चन है शुद्ध लेखन के लिए आवश्यक है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट कर दूंगी। शुद्ध लेखन के लिए क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शन रहेंगे शुद्ध लेखन के लिए आवश्यक है। आपके ऑप्शन है शिक्षक का सहयोग, श्रुतलेख, प्रतिनिधि, या शुद्ध उच्चारण। तो बताएं जल्दी से, शुद्ध लेखन के लिए क्या आवश्यक है? 58 का आंसर दीजिए। शुद्ध लेखन के लिए आवश्यक है शुद्ध उच्चारण। जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तब तक बच्चा शुद्ध लेखन नहीं कर सकता। अगर शिक्षक कोई गलत शब्द बोलता है, थोड़ा सा मिस्टेक बोलता है, तो बच्चा भी उसको मिस्टेक ही लिखेगा। तो इसीलिए शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, का को तथा घा को घो किस क्षेत्र में बोला जाता है? का को तथा घा को घो किस क्षेत्र में बोला जाता है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताएं जल्दी से, का को तथा घा को घो किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। का को बोलते हैं वहाँ पर, और घा को घो, तो ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गद्य शिक्षण में अव्यवस्था का उदाहरण है। गद्य शिक्षण में अव्यवस्था का उदाहरण है विराम चिन्हों का ध्यान न करते हुए वाचन करना, शिक्षण विधियों का अभाव, छात्रों में ज्ञान का अभाव, या छात्रों में लेखन क्षमता का अभाव। तो बताइए जल्दी से, गद्य शिक्षण में अव्यवस्था का क्या उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है अव्यवस्था का? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बताएं जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, विराम चिन्हों का ध्यान न करते हुए वाचन करना। तो ये गद्य शिक्षण में अव्यवस्था का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट माना जाएगा। तो चलिए, इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। ये 30 क्वेश्चन मैंने हिंदी पेडागोजी के लिए थे, और आप लोगों ने इनको लगाए हैं। तो बताइए जल्दी से आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए, आप लोग बिल्कुल मत भूलिए कि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा शेयर और लाइक करें। चलिए, अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो पाने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एजुकेशन अड्डा। तब तक के लिए धन्यवाद।